नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो ओवरऑल जो मतदान हुआ है उस पर भी, और साथ ही बात करेंगे कल जिस सीट पर अनंतनाग राजौरी सीट पर जो पोलिंग हुई है उसे लेकर भी। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में जो पांचों सीटें हैं, जम्मू की सीट है, उसमें उधमपुर की सीट है, श्रीनगर की सीट है, बारामूला की है और लास्ट में अनंतनाग राजौरी सीट। इन सभी सीटों का जो ओवरऑल पोलिंग है वो 58% रहा है, यानी कि सभी सीटों पर अच्छा खासा भारी मतदान हुआ है। वहीं अगर कल की बात करें, जो राजौरी की सीट है उसमें जो चुनाव आयोग का ऐप है उसके अनुसार करीब 54.46% जो है वो पोलिंग हुई है इस पर। कल जो कल वोटिंग हुई उसमें। तो वर्मा साहब, ये जो बात करें तो कल जो हुई है पोलिंग उसमें इतना परसेंट जाना, तो ये कहाँ तक आपको ठीक लगता है? देखिए, इसको हम दो हिस्सों में देखें। अगर हम 2019 का सिर्फ अनंतनाग साउथ कश्मीर लोकसभा देखें तो उस वक्त उसका जो टर्न आउट था 8.98% था सिर्फ। अब अगर राजौरी पुंछ को माइनस करें हम और सिर्फ अनंतनाग और साउथ कश्मीर के जो इलाके हैं जिसमें शोपियां भी हैं, कुलगाम भी हैं, ये तमाम 11 असेंबली सेगमेंट हैं, उनमें 43.68। आप देखिए ना, कहाँ 8.98 और कहाँ 43.68। कितने परसेंट लोगों ने इत्मीनान दिखाया, उत्साह दिखाया और भारी बहुमत हुआ। मैं समझता हूँ घाटी के अंदर इस तरह का मतदान पिछले कम से कम 3 से 4 दशक के भीतर ऐसा दिखाई नहीं दिया और रिकॉर्ड टूटे हैं कई लगातार। और जहाँ तक राजौरी पुंछ की बात करें, राजौरी पुंछ हमेशा से जब जम्मू लोकसभा के साथ जुड़ा रहा सारा का सारा, तो तब भी बड़ा उत्साहपूर्ण उसके टर्न आउट निकलता रहा है मतदान का। हम कुल मिलाकर देखें कि ये चुनाव अगर मतदान की सिर्फ दृष्टि देखा जाए, ये अलग बात है कि मतदान आखिर इतना हैवी पोल ख़ास तौर से साउथ कश्मीर में क्यों हुआ, वो अलग विवेचना का विषय है। अगर देखें, अगर टर्न आउट टोटल की बात, तो हम इसको खुशामदीद कहेंगे। और इसको जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश के पी के पोले, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। हर आदमी अप्रिशिएट कर रहा है, चूँकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। अपना मत जहाँ आदमी जिस कैंडिडेट को पसंद का है, जिस नीति को करता है, उसको वोट डालता है। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें, जैसे आपने शुरू में कहा कि पांचों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एवरेज निकाला गया है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। हम उन तमाम मतदाताओं को जेके अपडेट की ओर से मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने इस पर्व के अंदर अपनी जमकर शिरकत की। पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो कितना मतदान हुआ है, क्योंकि लास्ट नाइट में काफ़ी देर रात तक आंकड़े साफ हो पाए हैं। तो जैसा कि मैंने बात की कि जो चुनाव आयोग का टर्नआउट ऐप है उसके अनुसार जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को हम बता रहे हैं। इसमें अनंतनाग सीट पर 33.47% पोलिंग हुई है। वहीं अनंतनाग वेस्ट सीट पर 36.92%, बुद्धल में 69%, डीएचपुरा में 59%, देवसर में 44.2%, डोरू में 46.50%, कोकरनाग में 56.15%, कुलगाम में 34.21%, मेंढर में 68.40%, नौशहरा में 67.60% और पहलगाम में 57.69%, पुंछ हवेली में 67.35%, राजौरी में 69.19%, शिंगस अनंतनाग ईस्ट सीट है जो, वहाँ पर 44.95%, श्री गुफारा जो बिजबहारा सीट है उस वहाँ पर 45.20%, सूरनकोट में 68.56%, थना मंडी में 69.56% और जैनापुरा में 41.7% पोलिंग हुई है, जहाँ पर सबसे कम पोलिंग किसी समय में हुई थी। अगर बात करें 2019 में, जहाँ बिल्कुल शून्य
पोलिंग हुई थी, लेकिन इस बार 41% से अधिक लोगों ने यहाँ पर मतदान किया है। और इसमें एक खास बात वर्मा साहब ये देखने को मिली है, हम मेंढर की बात करें, नौशहरा है, पुंछ हवेली है, रजौरी है, सूरनकोट, थन्ना मंडी, ये सब वो एरिए है जहाँ पर गुद्दल है, जहाँ पर जो पोलिंग है 67 से 69% के भी ज़्यादा हुई है। ये वो एरिया हैं। लेकिन जहाँ पे पोलिंग कम हुई है उनमें अनंतनाग सीट है, अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग वेस्ट है, और शंगस अनंतनाग, यहाँ पर फिर भी 44% हुई है। लेकिन यहाँ जो दोनों सीटें हैं, यहाँ पर अनंतनाग में 33.47 और अनंतनाग वेस्ट में 36.92%। यहाँ पर पोलिंग कम होने का क्या कारण है? चाहे कुलगाम हो, कुलगाम में भी 34.21% पोलिंग हुई है। नहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा, हाँ ये ज़रूर है कि पुंछ रजौरी की तुलनात्मक ये पोलिंग हमें कम दिखती है, लेकिन अगर हम 2019 का रिकॉर्ड आंकड़ा देखेंगे, ये कई गुना ज़्यादा वहाँ पोलिंग हुई है। नहीं, 2019 के हालात कुछ और थे, आतंकवाद था। मैं वही कह रहा हूँ उस चक्कर में क्योंकि अलगाववाद भारी था, पत्थरबाजी होती थी। जैसे आपने जैनपुरा की बात की, जैनपुरा में आप 0 कहें या 1% की या 2% पोलिंग होती थी, और अब देखिए अब कहाँ जाके 41 समथिंग हुआ है। तो ये बताता है कि ये एक एग्जाम्पल है। ये साउथ कश्मीर के अधिकतर वो इलाके हैं जहाँ आतंकवाद की तूती बोलती थी, कैलेंडर निकलते थे हड़ताल के, पत्थरबाजी होती थी, जुम्मे की नमाज के बाद झंडे दिखाए जाते थे, बाइकाट होता था। वो तमाम पर पूरी तरह विराम लगने के बाद ये जिस प्रकार कतारें लगी, पर फिर भी लोग उस प्रकार से बाहर निकल नहीं आए। एक चीज हमने जरूर देखा है, कल जितने भी विजुअल हमारे पास आए हैं, विजुअल में तो हमें लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या कारण है जब हमें कतारें लंबी लंबी दिखाई दे रही हैं, चाहे वो अनंतनाग हो, चाहे वो जैनापुरा हो, हर जगह, उसके बावजूद इतनी कम जो परसेंटेज सामने आना, इसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, ये वही बात तो नहीं है जो आरोप महबूबा मुफ्ती द्वारा कल लगाए गए कि स्लो पोलिंग? या ये भी रीज़न है। एक दो जगह ऐसे भी शिकायतें हैं कि जहाँ पोलिंग देरी से हुई या एक आध मशीन में इस तरह के आरोप लगाए गए। महबूबा मुफ्ती ने कहा ही है कि उनके कार्यकर्ता को रात भर डिटेन किया रखा थाने में, ताकि वो खुंदक खा के, गुस्सा खाकर हड़ताल की, बाइकआउट की कॉल दें। चूँकि महबूबा मुफ्ती एक बहुत ही सुलझी हुई पॉलिटिशियन मानी जाती हैं और तेज तर्रार हैं, वो समझ रही थी कि शायद ये सब इसलिए हो रहा है, तभी उन्होंने आरोप लगाए कि किसी प्रकार बाइकाट की कॉल होगी। चूँकि साउथ कश्मीर में कोई एनालिसिस करता जो मर्जी कहे, लेकिन दक्षिण कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां महबूबा मुफ्ती का पार्टी के अलावा व्यक्तिगत असर है। तो पुलवामा एक बड़ा ऐसा डोमिनेट करने वाला इलाका था पीडीपी का, महबूबा का, जो काट के श्रीनगर के साथ जोड़ दिया गया। तो हम फिर भी कहेंगे वजूहात कई भी कुछ भी रही हों, और पोलिंग प्रोसेस थोड़ा डिले चलता रहा या जो भी रीज़न रहे, लेकिन हम फिर भी कहेंगे ये पहला चुनाव है 3-4 दशक के बाद कि साउथ कश्मीर में इस प्रकार के चौंकाने वाला टर्न आउट आया है। और इसको लेकर अपने अपने स्तर पर विवेचनाएँ भी होंगी कि अगर ऐसा टर्न आउट है तो आगे इससे अभी बढ़ सकता था, तुलनात्मक क्यों करें हम? तो यही कम से कम 50% से ज़्यादा क्रॉस करना चाहिए था टोटल जो वोट है। ये अलग बात है कि अब रीज़न, चूँकि बहुत सी चीज़ें एहसास की जाती हैं, बोली नहीं जा सकती। विपक्षी नेता जो मर्जी बोल सकते हैं, उनको अधिकार है। चूँकि हमारी भी एक सीमा है विश्लेषण करने की, और बहुत कुछ दिखता भी है जिस पर प्रतिक्रिया पूरी तरह आती भी नहीं है सामने। और महबूबा मुफ्ती हो या उनकी बेटी हो, देखिए ना, इस प्रकार का सिर्फ और सिर्फ महबूबा के कॉर्नर से आरोप लगाए गए हैं। एनसी ने आरोप नहीं लगाए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आरोप नहीं लगाए, भाजपा ने आरोप नहीं लगाए, इवन गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ने आरोप नहीं लगाए। तो इससे सहज समझा जा सकता है कि ये आखिर तकलीफ किसको होने वाली थी, जिसको लेकर ये तमाम तरह की प्रतिक्रिया आई। और हम अगर पिछले 2019 की बात करें, भाजपा के सोफी यूसुफ खड़े थे, उनको कितने वोट मिले थे मैं बड़ा हैरान हूँ, सिर्फ 10,225, यानी कि 8.25। और जबकि वो सेवानिवृत्त जो मसूदी थे, जस्टिस मसूदी, उनको 32.44, GA मीर को 27.03 और महबूबा मुफ्ती 24.62। ये एक संकेत है। भाजपा को पता था कि अगर हम अपना प्रत्याशी उतारते हैं
तीनों संसदीय क्षेत्र में, तो दुनिया में हमारी हार क्या, एक कहते हैं ना इंसल्ट की बेइज्जती होना, ये जुमला कहा जाता है, ये वो स्थिति बन जाती। इनके लिए वो उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता। तभी अमित शाह ने, गृह मंत्री ने कहा कि हमें दिल जीतने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। वो समझ रहे हैं हालात को। तो हमारा मानना ये है कि असली मुद्दे पर अगर हम आए इधर आपके पीर पंजाल क्षेत्र में, क्या पहाड़ी वोट जो कहते हैं आसान का बदला है। आपकी बात मैं काटूंगा। जहां आपने कहा, अमित शाह जी ने कहा था कि अभी हमें दिल जीतना है जी, तो 10 साल में क्या अजय कश्मीर का दिल नहीं जीत पाए? यही तो हैरानगी है। ये जो क्लेम बार बार कर रहे थे, अगर देखो ना, इनका अपने में कंट्राडिक्शन है। आप 10 साल तक चुनाव से पहले ये कहते रहे कि हालात साजगर हैं, और विपक्ष मौजू लेता था कि मानो दूध की नदियां बह रही हों। इस तरह के जुमले विपक्ष की ओर से प्रहार किए जाते। उसमें उमर अब्दुल्ला भी शामिल, फारूक अब्दुल्ला भी बोलते रहे, वो अभी तक बोलते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो आप चुनाव मैदान में क्यों नहीं आए। लेकिन कुछ तो कहना था। हम समझते हैं कि उनके पास इस प्रकार की पुख्ता जानकारियाँ थी। गृह मंत्री हैं देश के, और ऐसे गृह मंत्री जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, और आम गृह मंत्रियों से हटकर वो गृह मंत्री हैं। उनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है इंटेलिजेंस का। सरकारी एजेंसियों के अलावा उनके व्यक्तिगत लोग भी यहाँ जम्मू कश्मीर में आकर रिसर्च करते रहते हैं। ऐसी प्रकार की जानकारी सूत्रों के हवाले थे। उनको लगा कि हम अगर इस चुनाव में अगर बीजेपी कैंडिडेट उतारे तो ये ना हो कि हमें बैकफायर हो जाए, कहीं नुकसान हो जाए। चूँकि उन्होंने दुनिया भर में कहा है, और विपक्षी चाहे वो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा, जो कोई भी हो, उन्होंने कहा जी ये गलत हुआ है जो भी हुआ 5 अगस्त का जो फैसला है। हालांकि अगर उसको हम ईमानदारी से लिस्ट करें तो हमारा ये भी मानना है कि जो लोग वेस्ट पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी, जो गोरखा समुदाय के लोग थे, जो पंजाब से वाल्मीकि समुदाय के लोग इसलिए लाए गए चूँकि यहाँ पर जब हड़ताल हो गई थी सफाई कर्मचारियों की, इस भरोसे में लाए गए थे कि उनको नागरिकता दी जाएगी। उनके भी तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता। पूर्ववर्ती सरकारों ने उनके हकों पर क्यों नहीं गौर किया। ये एक पक्ष जो है, ये लाजमी तौर पर हम समझते हैं कि ये मोदी सरकार के हक में जाता है कि उन लोगों का जिनका हक छीना जा रहा था आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, पार्टीशन के बाद से लेकर अब तक, उनको हक देने का काम मोदी ने किया और अमित शाह ने किया। लेकिन निश्चित रूप से जी बिल्कुल आपने सही कहा है। आज अगर विकास की बात करें तो बहुत परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, चाहे वो अमृतसर कटरा, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे हो, या रिंग रोड हो, कृत्रिम झील है यहाँ पर जम्मू में। उसके अलावा अभी हम पुंछ होकर आए हैं, कई टनलें बन रही हैं, टनलें बन रही हैं। और कटरा से लेकर करें तो श्रीनगर तक जो ट्रेन है उसको लेकर भी पूरे प्रयास जारी हैं। थोड़ा सा पैच अभी बाकी है, और संभवतः जहाँ तक हमारी जानकारी है उसमें 1 साल का समय अभी लग सकता है बिल्कुल थ्रू होने में। लेकिन रेलवे की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि हम बहुत जल्द, हालांकि डेडलाइन नहीं दी जा रही है। डेडलाइन अगर कहें तो ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि 2022 तक लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद इसे बढ़ा कर 2023 किया, फिर 2024 भी किया। अब 24 का लक्ष्य भी जो है वो करीब पास आने को है। मई जो इसी महीने का लक्ष्य है, लेकिन अभी संभवतः 1 साल का समय और इसमें लग सकता है, क्योंकि बहुत से काफ़ी दुर्गम ये जो रेलवे ट्रैक है जो बनाया जा रहा है। उसके साथ जहां हाईवे की बात करें तो हाईवे का भी विस्तारीकरण हो रहा है, उसको भी चौड़ा किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं, विकास नहीं हो रहा है, विकास बहुत हद तक हुआ है और बहुत तेज़ी से हुआ है। लेकिन आम जन की नब्ज़ को पकड़ने में कहीं ना कहीं सरकार विफल जरूर हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हम सड़क की बात करें, अगर हम शोपियां से, साउथ कश्मीर से, मुगल रोड से पुंछ की ओर आते हैं, बफलियास का और दूसरे इलाके हैं, वो सड़कें उबड़ खाबड़ पड़ी 3 साल से। मैं किसी साइट पे देख रहा था कि वहाँ के लोकल लोग ने वो जो तत्कालीन एमपी जुगल किशोर शर्मा जो रहे हैं, उनके आगे बार बार फरियाद करी। वो सड़क वैसे की वैसे, वो जैसे सड़क है या गड्ढे हैं समझ नहीं आ रही, वो अभी जस की तस है। तो कई जगह काम बिल्कुल नहीं हुए हैं, ये भी मानना पड़ेगा। कई जगह काम हुए हैं जो दिखाई देते हैं रंगीन पेज की तरह, उसकी खबरें भी छपती हैं। वैसे तो अगर हम कहें तो जितने भी एलओसी सटे एरिए हैं वहाँ पर दिक्कत है। वही हम मंडी में गए थे, मंडी में भी हालांकि भाजपा कार्यकर्ता थे, उन्होंने खुलकर कहा था मंडी सूरन कोट, उन्होंने जिस सड़क का नाम लिया उन्होंने कहा इतने गड्ढे हैं इस रोड पर कि चलना मुश्किल है। बिल्कुल, काफ़ी कुछ लोगों ने बताया। नहीं, हमने रास्ते में देखे कई उबड़ खाबड़ रास्ते थे। हम देखे कुल मिलाकर देखिए
पुंछ राजौरी में जो असली फैक्टर चुनाव का जो 4 तारीख को सामने आएगा, पहाड़ी समुदाय आखिर कहाँ जाएगा। विवेचना इस पे हो रही है कि 2 समुदाय जिनमें टकराव रहा हमेशा, टकराव का मतलब ये नहीं कोई खून खराबा, वैचारिक तौर पर टकराव रहा संवैधानिक अधिकार को लेकर, गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीले में। अगर खुल्लम खुल्ला गुज्जर बकरवाल समुदाय के लीडर ये कह रहे हैं कि मियाँ बशीर ऊपर छतरी लेके बैठे हैं, जो मियाँ अल्ताफ़ को वोट डालेगा वो छतरी के नीचे आके खड़ा हो जाएगा, मतलब इस तरह की अगर बयानबाजी हुई है तो इसका मतलब आपने भी धर्म की आड़ ली है, मजहब की आड़ ली है, आपने दरगाह की आड़ ली है। तो फिर मोदी अगर बोल रहे हैं या अमित शाह बोल रहे हैं या योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, उसमें फिर फ़र्क क्या रह गया। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला बड़ा बोलते हैं जी, देखिए मजहब के नाम, मजहब का तो कार्ड आप भी खेल रहे हैं। आपने अभी बात की थी अधिकार देने की जी, कि पहाड़ियों को अधिकार दिया गया जी, और बार बार बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बिना किसी का हक छीने हमने 10% दिया है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जो मेरी समझ से परे है, कि अगर आपने 10% दिया है तो वो कहाँ से दिया है। आपके पास अगर 100 रुपया है, ठीक बात है, 100 रुपया आपके पास है, 100 में से आप 70 ऑलरेडी दे चुके हैं। हाँ। फिर आप 10 रुपये और दे रहे हैं, तो वो जो उसी 30 में से दिया गया ना, किसी का तो हक मारा जा रहा है। हक वो किसका मारा गया, इसे स्पष्ट क्यों नहीं सरकारों द्वारा किया जाता। क्योंकि आज देश में 80% आरक्षण हो चुका है। तो जो बाकी के समुदाय हैं जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं, क्या उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं है। देखिए ये एक मैं समझता हूँ कि जब संविधान की संरचना हुई थी अम्बेडकर जी ने, तब उन्होंने एक टाइम लिमिट तय की थी कि इस टाइम तक हमारे जो ट्राइबल है या एससी हैं, हो सकता है कि वो स्टैंड कर जाएं, लेकिन वो चीज़ नहीं बन पाई और लगातार एक्सटेंड होता रहा। सवाल सबसे बड़ी ये है, जो बीजेपी, आपको याद होगा वीपी सिंह के टाइम पर 70 साल से अगर आप आरक्षण ले रहे हैं, नहीं पूरी बात समझिए ना, जब वीपी सिंह की सरकार आई थी तब वीपी सिंह ने मंडल पर आरक्षण देने की बात की थी, बड़ा बवाल मचा था, सुसाइड भी लोगों ने आग लगा के। उस टाइम यही भाजपा थी जिसने मंडल के खिलाफ कमंडल की बात की थी। अब क्या हो गया कि आपने अपनी सुविधा के अनुसार अब आपने अपना वोट बैंक ठीक करने के लिए आपने उनको वोट दे दिया, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम मेन विषय पे आते हैं, चूँकि बीजेपी ने प्रत्याशी खड़े नहीं किए। पहाड़ी कबीले के जो प्रमुख नेता थे, जिसमें आपका बुखारी, मुश्ताक बुखारी जैसे लोग थे, उन्होंने कहा कि हम अगर बीजेपी कहीं खड़ा करती है तो हम बीजेपी को एक तरफा वोट डालेंगे। 100% तो वोट कभी कोई कमेटी किसी को, एक पार्टी को डालती नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। अगर डाल भी दे, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी, अब सवाल ये उठ रहा है कि जफर इकबाल मनहाज जम्मू कश्मीर पार्टी, जिसके लिए प्रॉक्सी कैंडिडेट कहा गया बीजेपी का, जिसके लिए बीजेपी के बड़े नेता उड़न खटोला में उड़ते हुए हमने मंडी में भी देखे, तरुण चुग हो, रविंदर रैणा हो, या बिहार यूपी के एमएलए आए हुए थे, चुनाव प्रचार में लगे थे। क्या ये सबसे बड़ी सवाल उठ रहा है, क्या पहाड़ी कबीले का वोट ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इसी पार्टी के कुछ ऐसे भी नेता हमने देखे जो कि होटल के बंद कमरे में आराम से सुस्ता रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, दिन के उजाले में, जब उन्हें चुनाव प्रचार करना था तब वो आराम से सो रहे थे, आराम की मुद्रा में थे, वो देखा हमने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पहाड़ी कबीले का जो 3 लाख से ज़्यादा वोट है, वो आखिर किसको शिफ्ट हुआ। जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों का कहना यह है कि एनसी की तरफ बामुश्किल 5% वोट या 10% गया होगा, वो भी जो पार्टी का कमिटेड वोट होगा, जो नेशनल कांग्रेस जुड़ा हुआ। जो ट्रांसफ़र होने की बात थी, वो ट्रांसफ़र अगर वोट हुआ है तो वो महबूबा मुफ्ती की दिशा में ट्रांसफ़र होता ज़्यादा इसलिए दिखाई दे रहा है चूँकि वहाँ के पुंछ राजौरी के लोगों को लगता है कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद यहाँ थे, मुग़ल रोड जो एकदम ठप हो गया था, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। उसके अलावा बादशाह गुलाम की यूनिवर्सिटी जो राजौरी में बुनियाद जो बनाया गया, मुफ्ती साहब बहुत काम किए, जो अब चुनाव के मौके पर सब चीज़ें खुलती हैं। तो दूसरा एक नज़रिया है, उनको लगता है कि हम किसी पार्टी के कहने पर क्यों वोट डालें, या तो पार्टी कैंडिडेट खड़ा करती है अपना। तो इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं कि जो पहाड़ी कबीले का एक बिग चंक है,
वो शायद महबूबा मुफ्ती की ओर ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, 4 तारीखों में 10-11 दिन शेष रह गए हैं, नतीजा सामने आएंगे। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, कल जो मतदान हुआ ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। कश्मीर की हिस्ट्री में हम समझते हैं 3-4 दशक में, और साउथ कश्मीर जो कि गढ़ रहा है, और ऑन द अदर हैंड राजौरी पुंछ भी पिछले 2-3 साल से आतंकवाद की में सुर्खियाँ बनता आ रहा है लगातार, वहाँ भी अच्छी पोलिंग हुई है। सुरनकोट जहाँ पर आर्मी पे कई हमले हुए घात लगाकर, वहाँ भी अगर अच्छी पोलिंग होती है, ये भी खुशामदीद है। हम अगर कुल मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर संदेश ये है इस कल के मतदान का, कि जो सिस्टम है या जो जमातें हैं उनका इसमें इनिशिएटिव याद आ रहा। जैसे पहाड़ी कबीला, उनका अपने पर्सनल बड़ा इनिशिएटिव। अब बात करते हैं कश्मीर की उन सीटों की जहां पर भारी मतदान हुआ है, मतलब विधानसभा स्तर पर अगर बात करें तो डीएच-पुरा है जी, ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है। बिल्कुल, ये 59% यहाँ पर पोलिंग हुई है जी। कोकरनाग 56.15% जी। फिर उसके बाद अगर बात करें तो ये सीट शिंगस अनंतनाग ईस्ट है, जहाँ पर भी करीब 45% हुई है। और श्री गुफवारा जो बिजबिहारा है, वहाँ पर भी 45.20% के करीब पोलिंग हुई है। इन सीटों पर इतनी पोलिंग होना ये भी एक अच्छा संकेत नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये शुभ संकेत है। हम वही कह रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में एक तो सबसे बड़ी बात है, देखिए एक क्रेडिट तो हमें सरकार को देना पड़ेगा। आलोचनाएं हम उनकी पॉलिसी को लेकर हम जरूर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने डोमिसाइल की जो नीति बनाई, उन लोगों के जो हक छीने जा रहे थे, ह्यूमन राइट वायलेशन होता, उनके हक में स्टेप उठाया। दूसरा ये है कि ये जो सरकार ने जिस प्रकार के काम किए हैं कहीं कश्मीर में, आप देखा पहले जब चुनाव होते थे कैलेंडर आ जाता था कि बाइकाट होगा, पत्थरबाजी होती थी, वो चीज़ें नहीं। चाहे अलग बात है कि फोर्सेस की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हुई, लेकिन लोकतंत्र के पर्व को मजबूत करने के लिए काम तो हुआ। पिछले 2 दशकों की अगर बात करें तो 2004 में करीब 25.92% जो है मतदान हुआ था इसी अनंतनाग सीट पर जी जी, ठीक है। और आज अगर देखें तो यहाँ पर मतदान हुआ है 54.46% जी। वहीं 2009 का अगर देखें आंकड़ा तो 2009 में 27% के करीब था, वहीं 2014 में 28 से 29% के बीच था बिल्कुल। लेकिन 2019 में बिल्कुल गिरा, एकदम से नीचे गिरा है बिल्कुल, और करीब 9% लगाए बिल्कुल ठीक है। और 9 और अगर हम बात करें तो 54 बिल्कुल करीब 45 जो % है वो अधिक मतदान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो दौर है जब पीडीपी और भाजपा की यहाँ गठबंधन सरकार टूटी थी। ये वो दौर है जो इतना लो % ने टर्न आउट किया। तो हम देखें कि देखिए इसमें चुनाव आयोग की जो हमारी स्टेट का है उसकी भी एक बड़ी पॉजिटिव सकारात्मक भूमिका रही है लोगों को एनकरेज करने में। इसे हम इस रूप से भी लेके देख सकते हैं क्या कहीं ना कहीं लोगों ने धारा 370 की टूटन को स्वीकार किया है, कश्मीर के लोगों ने, अगर इतना मतदान हुआ है, या उसकी नाराजगी के एवज में यह मतदान हुआ है। देखिए वहाँ 2 तरह की बातें सुनने को सुनाई दे रही हैं। इन मेजॉरिटी सुनाई ये दे रही है, एक तो बेरोज़गारी बहुत बड़ा समस्या है, महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, और उनका कहना है कि जो ड्रग्स जो वहाँ फैल रही है उसकी वजह जड़ में बेरोज़गारी है। चौथा, जो इस तरह की सोच रखते हैं उनका कहना यह है कि ये 5 अगस्त का जो फैसला था वो असंवैधानिक था। तो ये भी उसकी व्याख्या करने की कोशिश की जा रही है, शायद ये उसके गुस्से का एक इजहार था कि लोग निकले और इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने मतदान किया। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड देखें, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा नहीं काम हो रहे हैं, विकास हो रहा है। लेकिन इन मेजॉरिटी जो है लोगों का जो साइलेंट था, कईयों ने प्रतिक्रिया नहीं दी, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी महंगाई की ओट में वो बातें कहते रहे। लेकिन जो अंडरग्राउंड जो चीज़ें थी वो जो हम तक जो उसकी इको गूंज उसको सुनाई दी, उसमें एक बड़ी वजह ये भी थी कि ये लोग इसलिए बाहर निकल गए। आप याद करिए जब राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा थी, जब कश्मीर पहुंची थी, उस टाइम बर्फ़बारी हो रही थी, लोग पहाड़ों से 8-8, 10-10 किलोमीटर फिसलते गिरते राहुल गांधी को सिर्फ देखने आए थे।
उनको पूछा गया वहाँ कि आप इतने उतावले क्यों हैं, इतनी दूर से कैसे? उनका कहना है कि हमें इस आदमी में एक उम्मीद दिखाई दी है। आप उसको देखिए कुल मिलाकर कि हम कोई किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। इससे लगता है कि रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहा था, जो कि अगर ये चुनाव में नहीं भी निकलते तो चुनाव तो होना ही था। वो अलग बात है कि जिस तरह 2019 में 8.96 गया उस हिसाब से। तो यहीं पर ओवरऑल इसका यही लबोलबाब निकलता है कि जो मतदान हुआ है वो मतदान कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि लोगों ने अपने मन की भावनाएं, चाहे वो सकारात्मक हो या चाहे नकारात्मक हो, बिल्कुल उन्हें दर्शाने के उसका लिए, प्रकटीकरण हुआ। हाँ, उसे दर्शाने के लिए ही जो ये मतदान किया है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये सही भी है। अगर आपके मन में गुस्सा है तब भी आपको वोट जरूर करना चाहिए। अगर आप खुश हैं तब भी आप वोट जरूर करें, बिल्कुल, ताकि पता चले कि आपके मन में क्या है। और सिस्टम तक बात जानी चाहिए। बिल्कुल, सिस्टम तक बात जानी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 58% हमने, जैसा कि शुरुआत में बताया कि सभी लोकसभा सीटों का जो ओवरऑल टर्नआउट रहा है 58% मतदान हुआ है और बहुत अच्छा मतदान है। और कल की अगर बात करें तो अनंतनाग सीट पर 54.46% मतदान हुआ है, वो भी एक बेहतरीन रोल प्ले करेगा। अब 4 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, एक चीज़ ये जोड़ना चाहूँगा अश्विनी जी की मतदान हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुल मिलाकर जो जानकारियाँ मिल रही हैं बिटवीन द लाइन, ये जो फाइट है चुनाव की, मुख्य तौर पर जैसे जेके अपडेट पहले भी कहता आ रहा है लगातार कि ये फाइट बिटवीन पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस साफ तौर पर अभी भी खड़ी हुई दिखाई देती है। सिर्फ अनंतनाग सीट पर, अनंतनाग असेंबली कॉन्फ्रेंस। चलिए, अनंतनाग सीट पर तो वर्मा साहब ने शो कर दिया है कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को तो इन्होंने पीछे कर दिया है। अब देखते हैं कि कौन कहां पर कब बाजी मारता है, जो 4 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल मुझे दे इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। नमस्कार।